मित्रों नमस्कार। आज हमारे साथ एक विशिष्ट अतिथि हैं, वरिष्ठ साहित्यकार नासरा शर्मा जी। आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों नमस्कार। हम सबको, हमारी तरफ से सबको नमस्कार। जी मित्रों, आप जानते हैं कि आज से 1 महीना पूर्व 4 सितंबर को ही, माफ कीजिएगा 4 अगस्त को ही पद्मा सचदेव जी का देहांत हुआ था और वह एक अचानक घटी घटना थी। किसी को इसका मतलब अंदाज नहीं था या हम इसके लिए तैयार नहीं थे। एक आघात जैसा था। वे कई भाषाओं में लिख रही थी और कई भाषाओं के लेखकों के साथ उनका जुड़ाव था। सभी लोग उनके इस असमय देहावसान से काफी पीड़ित हुए। वे साहित्य के अलावा दूसरी विधाओं में भी, संगीत और अन्य क्षेत्रों में भी सक्रिय थी। पारिवारिक पृष्ठभूमि भी कुछ ऐसी थी। ऐसे में नासरा जी से ही यह बातचीत हुई कि उन्हें याद किया जाए और फिर हमने आज की यह तारीख तय की और आज से मित्रों उन पर केंद्रित एकाग्र का आयोजन किया जा रहा है। उसकी पहली कड़ी में हम नासरा शर्मा जी को सुनेंगे, जो उनके साथ गहरे जुड़ी रही हैं और हम उनकी टिप्पणियों से भी इस बात को महसूसते हैं। पद्मा सचदेव जी कई विधाओं में लिखी, कहानी, उपन्यास, कविता, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण और विभिन्न पीढ़ियों के साथ एक पुल का भी काम करती रही। वे दिल्ली में रहीं और बाद में मुंबई में रहीं, जहां उनका देहांत हुआ, लेकिन उनके हृदय से उनका अपना गांव जम्मू कभी नहीं गया। उनकी कहानियों में, उनके उपन्यासों में, उनकी कविताओं में वह सब सांस्कृतिक परिवेश अलग अलग रूपों में हमारे सामने आता है। नासरा शर्मा जी उनके साथ कई स्तरों पर जुड़ी हुई हैं। आज हम उनको अधिक से अधिक सुनते हैं और इस बहाने हम पद्मा सचदेव जी को अपनी ओर से एक भावभीनी श्रद्धांजलि देने का एक उपक्रम करते हैं। कोई लेखक अपनी रचनाओं में हमेशा हमारे साथ होता है, मगर फिर भी जो विभिन्न संस्मरण हैं, जो उनकी रचनाओं पर बात की जानी चाहिए, उसका भी अपना एक महत्व है और उसी उद्देश्य के तहत आज हम इस एकाग्र को शुरू कर रहे हैं। तो मित्रों, मैं आप सभी की ओर से नासरा शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि वे कृपया उनके बारे में कुछ बात रखें और उनसे उनकी पहली मुलाकात किस तरह की रही, कहाँ भेंट हुई, इन पर भी कुछ बात करें और क्रमशः वह संबंध कैसे प्रगाढ़ होता चला गया, हम इसे भी सुनेंगे। आदरणीय नासिरा शर्मा जी। तो सबको मेरा आदर और प्यार। और अर्पण, तुम एक कविता सुनाने वाले थे ना शुरू में, जी 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 जिसके ऊपर तुमने टाइटल दिया है। जी। आप शुरू करें दीदी, मैं उसको एक बार ढूंढ लेता हूँ। मित्रों, आज का जो शीर्षक है, जो जी, मैं उसके बाद हम उसको ले लेते हैं। मित्रों, आज का जो शीर्षक दिया गया है, आज की जो उनके वक्तव्य का जो टाइटल है, वह हमने उनकी ही एक कविता से लिया है। मैं उसे 1 मिनट ढूंढ लूं, मेरे मोबाइल में और पेज मेरे कागज पर भी है, लेकिन तब तक मैं चाहता हूं कि आप शुरू करें नासरा जी। पद्मा सचदेव एक हंसता हुआ चेहरा है। जब भी आदमी उनको याद करता है या उनका फोन आए या वो किसी मंच पे खड़ी होके बोले, तो उनका हंसता एक तरह का खुशनुमा चेहरा सामने आता है। पद्मा की जो जिंदगी को टुकड़े टुकड़े हमने जाना और उनकी जो जिंदगी नामा है बूंद बावड़ी, उसको पढ़ने में बहुत कुछ पद्मा के बारे में महसूस होता है। यानी पद्मा को समझने का बहुत बड़ा मौका दिया है।
और पद्मा ने बहुत चीज़ें उसमें इतनी खूबसूरती से बयान की हैं जो उनकी ज़िंदगी के गमगीन घटनाओं से जुड़ी हुई थी। मुझे जब भी उनकी याद आती है या बूंद बावड़ी का जिक्र चलता है तो मुझे दो वाक़े दिमाग में कौंध जाते हैं। एक तो वो जब इनकी पिताजी की हत्या की गई थी और कुछ लोग मिलने आए थे। उस वक़्त ये शायद नल के ऊपर थी और इन्होंने रोना तो आया लेकिन ये दिखाना नहीं चाहती थी कि इनको रोना आ रहा है। तो इन्होंने मुँह धोना शुरू कर दिया था। वो बात मुझे बहुत गहरे तक भेद गई क्योंकि एक टीनेजर लड़की कभी जब आंसू निकलते हैं तो किसी न किसी तरह उसको नहाने में बहा देती है या बहुत तरीके से है वो सामने नहीं उसको बयान कर सकती है कि अब वो बच्ची नहीं रही। दूसरी चीज़ जो उनको समझने और उनके हालात को और भी सामने से देखने में होती वो उनका अपनी ताई के साथ रिश्ता था। वो एक्चुअली ताई का और इनकी माँ का शायद रिश्ते में कुछ कटुता थी। तो उन्होंने लिखा है कि उसको मैं कैसे मधुर कर सकती थी ताकि माँ के ऊपर जो कटुता के बाण हैं वो ज़रा कम हो और उनकी सिचुएशन कुछ आरामदेह हो। तो ये आगे पीछे अपनी ताई के रहती थी और बहुत ज़्यादा उनका ख्याल रखती थी। और मानी बात है कि उनके पास बहुत सारे ज़ेवर थे और बहुत सारी चीज़ें थी जिसको ये इस्तेमाल करती थी। तो जब पद्मा को मैंने देखा वो हमेशा सजी धजी रहती थी और इस वाक़ये से मुझे लगा कि वो बचपन से शौकीन रही हैं अपने को ध्यान से रखने में। बूंद बावड़ी पढ़ने के बाद महसूस हुआ कि पद्मा एक पहाड़ी नदी है जो उछलती कूदती अपना रास्ता खुद बनाती है और वो रास्ता जो है पत्थरों को काट के बनाती है। ये उनके हालात का और उनके मिजाज का है। अच्छा, उस जो बारीक सी नदी कह लीजिए या जो भी कह लीजिए उसका पानी खारा नहीं है, मीठा है। ज़्यादातर होता है जिसका बचपन बहुत तल्ख गुजरा हो और बहुत ज़्यादा रिश्तों में कटुता हो तो वो उसको दूसरे तरीके से व्यक्त करता है। पद्मा के यहाँ जो मेन स्ट्रीम बहती है उनकी राइटिंग में और उनके नेचर में वो थी मोहब्बत। वो हर एक से थोड़ा सा व्यंग में बात करती थी, आदमी अचकचा जाता था और सोचता था ये क्या कर रही है, लेकिन दूसरे ही लम्हे में कुछ वो ऐसी हरकत कर देती थी कि आदमी को लगता था नहीं। और फिर धीरे धीरे हम लोग समझ गए थे ये इनका नेचर है। मिसाल के तौर पे मुझे याद है कि हम लोग मिले, शायद वो मेरी दूसरी या तीसरी मुलाकात थी जब मैं अफगानिस्तान जाने वाली थी या लौट के आई थी। तो बहुत फंक्शन में बहुत ढेर सारे लोग खड़े हुए थे। उनके बीच में ये बोली, क्यों जी नासरा, ये तुम्हारे शौहर कैसे हैं? तुमको रोका नहीं और भेज दिया, मेरा शौहर होता तो ऐसा ना करता। मैं इसके इंतज़ार में नहीं थी कि ये इस तरह कहेंगी और मुझे कुछ जवाब देना ही था क्योंकि सबकी नज़रें मेरी तरफ हो गई थी। तो मैंने कहा फ़र्क है, क्योंकि वो प्रोफेसर आदमी, उन्हें लगा कि मेरा सब्जेक्ट ठीक है तो उन्होंने भेज दिया। अब ये बात मेरे दिल में थोड़ा-सा अजीब-सी लगी, लेकिन ये था कि दोबारा जब वो मिली तो उन्होंने कहा अच्छा देखो, तुम अपने बच्चों की शादी में मुझे ज़रूर बुलाना, मैं गाना गाऊँगी। तो ये दोनों कंट्रास्ट जो थे वो बहुत ही दिलचस्प थे इनके उसके। फिर ये एक बार मिली और इन्होंने कहा कि देखो, तुम मेरे किताब के फंक्शन में आना लेकिन इस तरह बाल खोल के मत आना, ठीक से बांध के कायदे से आना। तो मैं उनका मुँह ही देखने लगी क्योंकि जो खुले बाल मैं रखती थी उसके पीछे एक एहसास था मेरा, तो मैं थोड़ा-सा हर्ट हुई। अब ठीक है, उस ज़माने में ये था कि हम लोग बहुत ज़्यादा
किसी भी छोटी चीज़ को ना दिल से लगाते थे और ना लड़ाई झगड़ा करते थे। वो चीज़ अपनी जगह थी। और जब पद्मा ने इतने प्यार से बुलाया था, तो सबद मलावा उनकी किताब थी, उसके फंक्शन में मैं गई और थोड़ा देर में पहुंची, हॉल भर गया था। तो ये किसी को देखने बाहर आई और इन्होंने मुझे देख के इतनी कस के गले लगाया, बाहों में खींच लिया और बेतहाशा प्यार करने लगी। और शायद ये पसीने में डूबी हुई थी, क्योंकि इनके जो होंठों के ऊपर का पसीना था वो मेरे पूरे चेहरे पे हो गया। तो ये एक खास बात पद्मा की थी जो सब लोग महसूस करते थे। पद्मा ने कहानियां भी लिखी और कविता भी लिखी, और हमेशा एक बात हम लोगों के सामने कहती थी कि साहित्य अकेडमी का अवार्ड तो मुझे तब मिला जब मैं बहुत छोटी थी। अब इन लोगों को मिल रहा है तो क्या फर्क पड़ता है मुझे। तो ये बात कई मरतबा जब रिपीट हुई तो एक बुजुर्ग साहब ने कहा कि अगर आप हिंदी में होती तो शायद मुश्किल होती, लेकिन डोगरी की हैं तो इसलिए कम बोलने वाले और लिखने वाले हैं। और उसमें वो खुद भी हंसी और बाकी लोग भी हंसे। तो एक जो हम लोग का रिश्ते थे उस जमाने में साहित्यकारों के और लेडीज के, खासकर लेखिकाओं के, वो बहुत वो थे। कोई मतलब हम लोग एक दूसरे का अदब भी करते थे, प्यार भी मेन था, और एक दूसरे की जितनी भी कहानियाँ और कुछ भी होता था वो खुलेपन से उसका इजहार करते थे। तो ये ये चीज़ जो थी, ये उनकी खास बात थी। अच्छा, इसके अलावा जो इनकी एक कहानी संग्रह आया था गोद भरी, वो बहुत ही खूबसूरत कहानियाँ छोटी छोटी थी। और देखिए, कहानियाँ लिखने में अब तो मशक बहुत होती है भाषा में, और लोग एक से एक तरीके से उसकी गुलकारी करते हैं और चीज़ों को बयान करने में बहुत पेचीदा रास्ता भी लेते हैं। लेकिन उस कहानी संग्रह की खूबी ये थी कि बहुत सादे लफ्ज़ों में उन्होंने एहसास को बयान किया था, और वो एहसास भी बड़ा अजीब व गरीब था, मेरे लिए थोड़ा सा नया था। कि एक लड़की है और वो कई भाइयों की बहन है और बहुत दुलारी है। तो जब मैके जाती है तो उसका बहुत दुलार सब करते हैं, लेकिन इस बार जब गई तो उसकी गोद भरी हुई थी। तो सारे बच्चे के चारों तरफ घूमने लगे और इनकी तरफ किसी ने लिफ्ट नहीं दिया। तो इनको महसूस हुआ ये जो जेलसी है, बड़ी बारीक सी बात है कि आपकी अपनी ही औलाद है, लेकिन जो प्यार आपको मिलता था आपके खानदान से, परिवार वालों से, उसमें तवज्जो का मरकज जो था वो कोई और हो गया था। तो पद्मा ने बहुत कहानियां उनकी कुछ चर्चित हुई, कुछ नहीं चर्चित हुई, लेकिन कविता जो थी उनकी बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद की। और पसंद करने का खास बात ये भी थी कि वो उस वक्त लिखती तो डोगरी में थी, बाद में उनको हिंदी में लाने का श्रेय था धर्मवीर भारती ने, धर्मयुग ने काफ़ी अच्छी तरह इनको छापा। और ख़ास बात ये थी कि अब तो आम बात है कि तस्वीरें बड़ी कायदे से छापी जाती और फोकस तस्वीरों पे होता है, ना कि कविता पे। लेकिन उस ज़माने में खूबसूरत फ्रेम के साथ इनके बीच में तस्वीर होती थी, इनका आर्टिकल और कविताएं होती थी। उस वक्त एक सादगी पसंद जो हिंदी की दुनिया थी, उसमें ये बात अजीब सी लगती थी, थोड़ा खटकती थी। लेकिन अब बहरहाल वक्त के साथ बात जो है वो दूसरी हो गई है। और इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी इनकी किताब के ऊपर मिला था, जो इनकी कविता और गीत के ऊपर था। और इसके बाद तो ये हिंदी में काफ़ी अच्छा लिखने लगी और ज़्यादातर हिंदी ही में इनका काम होने लगा। और दूसरी बात ये थी कि पद्मा बीमार रहती थी। एक मरतबा मुझे याद है कि उन्होंने मुझसे कहा था मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और एक किताब की पांडुलिपि बनी रखी है और मेरी मेज़ के इस दराज में रखी है, अगर मैं आँख बंद कर लूँ तो वो प्रेस में जाए, ये बात मैंने तय कर ली है। तो उनकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो कितनी बीमार हैं या नहीं हैं, क्योंकि बचपन उनकी इतनी अजीब व गरीब बीमारी से हुआ कि वो पट्टी पकड़ के चलती थी।
और उनके जो वालिद के हत्यारे थे वो मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने जिन्होंने उनको जिंदगी दी वो एक मुस्लिम डॉक्टर थे, और बूंद बावड़ी उनको ही समर्पित की गई है। ये बात मुझे बहुत ही पद्मा की अच्छी लगी थी, और इसको मैंने इजहार भी किया था अपने आर्टिकल में कि कोई भी कड़वापन जो था वो अपनी राइटिंग में या अपने उसमें नहीं लाई। तो ये एक खास बात थी। इसके बाद हम आते हैं, अगर अर्पण इस बीच में आप उनकी कविता सुना दें तो हम और आगे बढ़ें, क्योंकि मुझसे ज्यादा अच्छी कविता आप पढ़ेंगे, क्योंकि आप संवेदनशील कवि भी हैं और मैं बहरहाल लेखक हूँ। तो मैं तो कहूंगी कि एक अच्छी सी उनकी कविता सुनाइए, ताकि उसमें शब्द धड़कें और लोगों तक पहुंचे। जी शुक्रिया मित्रों, यह तो नासरा जी की उदारता है कि वे मुझे यह मौका दे रही हैं। बाकी इधर लॉकडाउन के समय में उन्होंने स्वयं कई खूबसूरत कविताएं लिखी हैं और उसे हम लोग सुनते पढ़ते भी आए हैं। तो यूं ही निकल गई हैं वो, कोई मैं कवि नहीं हूँ। आज का जो शीर्षक है, जो आज नासरा शर्मा जी के वक्तव्य के लिए तय किया गया था, पद्मा सचदेव राह न मिली तो जिसने राह बनाई। तो आज अभी आपने इनके वक्तव्य से भी इस बात को समझा कि किस कठिनाइयों के बीच से वे निकल कर आई। भारत पाकिस्तान विभाजन के समय कई लोगों की हत्याएं हुई, कई ऐसी मतलब बर्बर घटनाएं घटी दोनों ही तरफ। जब मनुष्यता बार बार तार तार हुई, ऐसे में उनके अपने पिता भी उसके शिकार हुए, और जिसकी छाया उनके चेतन अवचेतन मन पर अरसे अरसे तक कायम रही, और वे उनकी रचनाओं में भी बार बार अभिव्यक्त हुई, कविताओं में भी। मित्रों, एक कविता जो हमने आज के इस वक्तव्य के लिए रखा है वह है ए रास्ता। पद्मा सचदेव जी की ही कविता है, ए रास्ता। तुम्हें मालूम था यह राह वहां नहीं निकलती जहां पहुंचना है मुझे। तुम्हें मालूम था यह राह वहां नहीं निकलती जहां पहुंचना है मुझे। तुम उस तरफ जा भी नहीं रहे थे, फिर भी तुम चलते रहे मेरे साथ साथ। तुम उस तरफ जा भी नहीं रहे थे, फिर भी तुम चलते रहे मेरे साथ साथ। यह राह तो समाप्त नहीं हो रही, हम दोनों प्रतीक्षा में हैं। मैं अपनी मंजिल की, तुम मेरी राह की। जाओ तुम वापस चले जाओ, मैं अपनी राह खुद ही ढूंढ लूंगी। राह न मिली तो बना लूंगी, मुझे राह बनानी आती है। मुझे राह बनानी आती है। तो ये यह तो वह है, कविता है। जी ये उनकी जी खास नेचर की आदत थी कि उनको शिकवा शिकायत नहीं होता था, और वो हर जगह जाती थी और हर एक से उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, और ये उनके चेहरे से भी आया होता था। तो इसके साथ ही मैं उनकी जो मोहब्बत थी वो कश्मीर और जम्मू से तो बहुत ज़्यादा थी। तो जो वहाँ का सिलसिला था जम्मू का, उस पे उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, जम्मू भी कभी शहर था। तो बहरहाल जम्मू जाने का 2-3 मरतब मुझे मौका मिला, और वो शहर हमेशा याद दिलाता था कि यहाँ पे किसी ने इस तरह की एक किताब लिखी है। तो दूसरे ये था कि जो नेचर उनके यहाँ था वो बड़ी खूबसूरती से आता था। आप कश्मीर गए हो या न गए हो, पहाड़ आपने देखे हैं या न देखे हो, नदियाँ कलकलाती हुई देखी हो या ना देखो, लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो बहुत ही खूबसूरत मंजर आंखों के सामने आता है। और चाहे वो डोगरी में जो मज़ा आता हो वो मैं नहीं कह सकती क्या है, लेकिन हिंदी में काफ़ी
चीज़ें जो है उसको एंजॉय कर सकते हैं हम लोग। और दूसरी बात ये है कि उनके गीत जो थे वो फिल्मों में भी लिए गए और लोगों ने गाए भी और बहुत पसंद किए गए, क्योंकि उसमें नेचर से एक तरह की मोहब्बत का इजहार है। और अगर आप सुना सकें वो गाना तो बाद में प्रोग्राम के बाद अर्पण सुनाइएगा, कि कुछ अंदाजा हो जो नए हमारे लिखने वाले हैं और जिन्होंने पद्मा को नहीं पढ़ा है वो एक मर्तबा उसको दोहरा लें। तो बहरहाल जम्मू में और कश्मीर के पूरे नेचर में बहुत ही फर्क है, लेकिन फिर भी जो उसकी नदी है एक पतली सी, वो एक सुनहरे तरीके से चमाती थी अंधेरे में, उसके ऊपर मैंने एक लेख भी लिखा था। वाकई वो बड़ी खूबसूरत नदी है, पूरी घाटी में अंधेरा हो जाए और उसको आप बहता देखिए। और इनका एक और भी किताब रही, अब न बनेगी दहरिया। तो बहरहाल अपने टाइम पे ये सारी किताबें डिस्कस हुई, इसके ऊपर प्रोग्राम भी हुए, हम लोगों ने आपस में ख्यालात का एक्सचेंज भी किया और बहुत कुछ होता रहा। मैं जिस किताब की इनकी दीवानी हूँ और जिस वक्त मैं पढ़ रही थी, इतनी मरतबा मेरे मुंह से वाह निकला, और मैंने एक जगह का कहा भी कि पद्मा ने इस संस्मरण और जिसे कहते हैं साक्षात्कार में खूबसूरत शब्दों के खजाने लुटाए हैं। वो वाकई बहुत ज़्यादा असर करती है और वो दीवान खाना पता नहीं चर्चा में बहुत ज़्यादा रही, और उसको पढ़ना वाकई एक बहुत सारे लोगों से एक तरह की मुलाकात होना है। जिसमें एक तबला नवाज की बात थी, वो भी मुझे अक्सर याद आती है कि उनका तबला सुन के वो साहिबा बेहोश हो जाती थी, इतना ज़्यादा उनके दिल के ऊपर असर होता था। ये सब बारीक बातें हम किसी की म्यूज़िक के बारे में, डांस के बारे में देख के उतना अंदाज़ा नहीं कर सकते, और हर जगह हम लोगों की पहुंच भी नहीं होती है। तो उस वक्त लगता है कि पद्मा ने एक बहुत ही शानदार काम किया। उसकी वजह भी ये थी कि सुरेंद्र सिंह जो हैं वो सिंह बंधु के नाम से मशहूर हैं, उनका भी एक मुकाम है और मिजाज में और सब चीज़ों में बहुत ही शानदार हैं। और उन्होंने जितनी खुशियाँ दे सकते थे उन्होंने पद्मा को दी, वो जाहिर होता था। लेकिन जब इनकी बूंद बावड़ी आई तो बहुत लोगों को ये था कि भाई तुम बूंद बावड़ी में तुमने उस आदमी का जिक्र नहीं किया जिसने तुम्हें ज़िंदगी दी और इस तरह से सब कुछ हुआ। अब उसका क्या जवाब उन्होंने एग्जैक्ट दिया था ये मुझे अच्छी तरह याद नहीं, लेकिन कुछ इस तरह कहा था कि मेरी इस जिंदगी से उनका कुछ लेना देना नहीं था, कुछ इस तरह का याद आ रहा है मुझे। लेकिन बहरहाल पद्मा ने एकदम जिसे कहते हैं अपनी जिंदगी को राइटिंग में ही रखा और हर दर्द को वो राइटिंग में लाई। दीवान खाना के बाद तो बहरहाल नौशीन भी है इनका एक नॉवेल। और ख़ास बात यह है कि जो लोग जम्मू से या कश्मीर से, श्रीनगर से इधर आ गए हैं, उनको वहाँ का नेचर, वहाँ के लोग, वहाँ की सादगी बहुत ज़्यादा याद आती है। और पद्मा अपने लहजे में बहुत बेतकल्लुफ़ थी, लेकिन जब वो संजीदा होती थी तो उतना बेतकल्लुफ़ नहीं होती थी, तब वो बहुत संजीदी। एक मरतबा हम लोग को जयपुर बुलाया गया था और वहाँ हम लोग गए, हम थे और राजी थी, राजी सेठ और ये थी, हम तीनों गए। और उन्होंने कहा कि नहीं हम तो जयपुर आएंगे तो हवाई जहाज़ से आएंगे। तो सबको ज़रा अटपटा सा लगा, लेकिन अब चूंकि मेहमान मांग रहा था टिकट तो हम तीनों हवाई जहाज़ से गए। और जब हवाई जहाज़ पे बैठे तो उन्होंने बड़े अंदाज से कहा, भाई कुछ चाय वाय पिलाओगे कि नहीं? तो उनका मैम ये बहुत छोटी सी वो है, टाइम है तो थोड़े, तो उनका क्या हम उतर जाएंगे तब तुम दोगी, तो टिकट किस लिए हमने लिया। और खैर बहरहाल हम लोग कुछ झेपे से मुस्कुराए और कुछ यूं ही मुस्कुराए। उसके बाद हम लोग गए गेस्ट हाउस।
और गेस्ट रूम में जो हम तीनों को एक ही कमरा दिया गया था, बड़ा सा कमरा था, और खाना वाना खाने के बाद एकदम से दरवाज़ा खुला किसी बातों की, तो वहाँ 3 लोग ताश खेल रहे थे। तो बोली ये 3 मुस्टुंडे यहाँ बैठे हुए हैं, मैं तो नहीं रहूँगी इस कमरे में चाहे जो हो जाए। उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया जो देख रही थी हमारे सारे प्रोग्राम को, और उन्होंने कहा कि 1 मिनट में आइए, या तो अपने घर में रखिए हमको, और या फिर कहीं और इंतज़ाम कीजिए, मैं नहीं रात गुजार सकती यहाँ। तो वो इन सब चीज़ों में बहुत स्ट्रांग और हम लोगों की तरह खामोश नहीं रह पाती थी कि चलो ठीक है, बर्दाश्त कर लेंगे, डर डर के रात गुजार लेंगे, वो सीधे बात करती थी। फिर हम लोग गए और रात हम लोगों ने गुजारी, और सुबह तक हम लोग जाके सो पाए। वहाँ पे भी इनकी शॉपिंग का सिलसिला चलता रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जिनके मुस्लिम नाम थे, उनके यहाँ शादी थी, उनके लिए इनको गिफ्ट खरीदना था, जयपुर की कोई ख़ास चीज़ और लिबास वगैरह। और ये जो इनके लिबास थे वो भी इनको देने का बहुत शौक था। ये बहुत लोगों को अपने जो पुराने लिबास थे नई लड़कियों को, वो इनको देती थी। तो आखिरी जो हम लोगों की मुलाकात हुई है वो सरस्वती सम्मान के बाद इनकी बेटी ने एक प्रोग्राम रखा था इनके लिए, उसमें हम सभी लोग पहुंचे थे, और बहरहाल बहुत लंबी बातचीत हुई और बहुत ही अच्छा टाइम गुजरा। उसके बाद कुछ पता ही नहीं चला कि कहाँ पे कौन है। बीच बीच में उनका फ़ोन आता था और पूछती थी कि कब आ रही हो, बच्चों से कहो। जब मैं कहती थी बच्चे आ रहे हैं, आप बताइए कब आए, तो कहते थे अच्छा ठहरो। तो पद्मा के यहाँ मैं गई हूँ बंगाली मार्केट वाले घर में, और मेरी पहली मुलाकात जो पद्मा से हुई वो बड़ी दिलचस्प थी। रेडियो स्टेशंस में कुछ प्रोग्राम था तो हम लोग निकले, और विमल इस्तर हम लोगों के साथ थी, और ताहिरा हसन जो थी न्यूज़ रीडर थी। तो ये हुआ कि चलते हैं, पद्मा की तबीयत ठीक नहीं है। तो ताहिरा आपा भी तैयार हो गई, बोली बहुत अच्छी लेडी हैं, मेरी मुलाकात होती रहती, तुम भी चलो नासा, खुश होगी। खैर हम लोग पहुँचे वहाँ पे, तो ये लेटी हुई थी और इन्होंने झट से हमको देख के उठी, कहा अच्छा नासा शर्मा, और 7 नदियाँ एक समुंदर जो अब बेहिश्ते ज़ारा के नाम से है उसको इन्होंने निकाला, और कहा भौजाई तुम इसके ऊपर साइन कर दो अपना। अब ये लफ्ज़ भौजाई भी मेरे लिए थोड़ा सा ताज्जुब वाला था कि कभी सर्द कभी गर्म, इनका क्या मिजाज है। फिर उन्होंने कहा कि मेरा हमारा कुछ गोत्र या सरनेम कुछ था शर्मा। तो डॉक्टर शर्मा को हमेशा इन्होंने भाई साहब कहा, और इनके यहाँ कई मरतबा जाना पड़ा, खासकर तब हम लोग को दावत होती थी जब या तो भारती जी आते थे और या फिर असमा चुगताई आती थी, और कहे और बहुत ही खुलापन था। तो मुझे लगता है कि पद्मा जैसा मिजाज जो है वो हम लोगों को अपनाना चाहिए, कि कभी भी इस तरह का दुख अपना प्रकट नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये भी थी कि उनके मिजाज में एक तरह की शरारत भी थी। मुझे याद है कि अ, पांडे जो न्यूज़ रीडर थी हिंदी में, उन्होंने अपने घर बुलाया, छत के ऊपर बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया था। तो कुछ लोग आने वाले थे, उसमें एक मिनिस्टर भी आने वाली थी लेडी। तो मैं आगे मुझे बिठा दिया गया था, मैं बैठ गई थी। ये थोड़ी देर में आई थी, जब वो आने लगी तो उनका उठो यहाँ कहाँ बैठी हो तुम, चलो। और इस तरह कह के उन्होंने अपनी जगह बदल ली, वो आगे हो गई और मैं खड़ी रह गई कि वहाँ कहाँ बैठूं। तो इस तरह की शरारतें जो बचपने में हम लोग एक दूसरे के साथ करते थे वो उनके अंत में थी तक रही है। तो दूसरी ये है कि इनका जुड़ाव जो था साहित्य अकेडमी से बहुत था, दूसरी एसोसिएशन से बहुत था, और इनको तस्वीर खिंचवाने का बहुत शौक था। लोगों की मदद करते थे, और जो उनके यहाँ चीफ गेस्ट आता था तो ये शर्त रखती थी कि उसके साथ मेरी एक तस्वीर ज़रूर खींचे।
तो ये सारी बातें हैं जो पद्मा को याद करने के लिए आज की शाम एक अच्छी तरह से गुजरे। लेकिन अफसोस मुझे ये है कि जब पद्मा गई तो हम लोगों को कुछ भी पता नहीं चला। जो औरत दूसरों के बच्चों की शादी में आके सुहाग गीत गाती हो और इसरार से आती हो, उसके आखिरी सफर में हम लोग साथ न जोड़ पाए। और ये भी नहीं पता चल पाया कैसे बीमार पड़ी, कितना बीमार पड़ी, क्या प्रोसेस रहा। और ये 2 साल तो हम सब लोगों के ऊपर से बहुत ही बुरे गुजरे और मौत का एक साया आता रहा जाता रहा। उसमें पद्मा भी हम लोगों से अलग हो गई। तो मेरे ख्याल से तो अब टाइम हो ही रहा है अर्पण, और मैं चाहूँगी कि और लोग जो अब बोलने वाले हैं 1 हफ्ते तक, वो मुझसे ज़्यादा अच्छा बोलेंगे और इनके उसके ऊपर, नॉवेलों के ऊपर और कविताओं पे ज़्यादा अच्छा फोकस करेंगे, क्योंकि वो आलोचक होंगे, अध्यापक होंगे और बहुत ही करीबी दोस्त होंगे। तो अगर तुम्हारे पास कोई गाना हो इनका जो बहुत अच्छे आर्टिस्टों ने गाया है, और दूसरी एक बात ये भी थी कि इनके कुछ लोगों से बहुत घरेलू ताल्लुकात थे, तो उनके लिए खाना ले जाना, उनसे बातें करना, ये सब चीज़ें जो थी वो बहुत शेयर करती थी। तो एक दिलचस्प बातों का जो सिलसिला इनसे बनता था वो बहुत प्यारा बनता था। तो अब अर्पण आप कुछ सुना रहे हैं? जी मित्रों, नासिरा शर्मा जी के इस वक्तव्य में कई ऐसे संदर्भ बिंदु आए हैं जिन पर हम कुछ और विस्तार से बात कर सकते हैं। संयोग से लगभग 21 वर्ष पूर्व पद्मा जी से मेरी मुलाकात हुई थी और मैंने उनका इंटरव्यू किया था, जो उस समय के एक अखबार राष्ट्रीय सहारा में प्रकाशित हुआ था। आज इनके देहांत के बाद संयोग से वह कटिंग मेरे पास थी, तो हमने उसका पुनर्लेखन करके उसमें कुछ और चीजें, उस सामग्री को अद्यतित करते हुए उसे समालोचन पर दिया है और वह इंटरव्यू समालोचन पर प्रकाशित है। तो उसके कुछ अंश मैं यहाँ पर रखता हूं और वे अंश रखता हूं जिनके संदर्भ आज नासिरा शर्मा जी के वक्तव्य में आए। इन्होंने अभी कहा कि ये बंगाली मार्केट में उनसे मिली, कई सारे लोग उनसे वहां मुलाकात हुई है, मगर वे अपने परवर्ती दिनों में चितरंजन पार्क में चले गए थे और जब मैं उनसे वर्ष 2000 में वहां मिला तो चितरंजन पार्क में ही मिला, जहां मेरी उनसे देर तक बात हुई। उनकी विभिन्न किताबों पर चर्चा हुई, उनके स्वभाव पर और उनकी पूरी यात्रा पर। और बाद में वे दिल्ली के बाद बहुत समय नहीं हुआ है जब वे मुंबई चली गई, जिसका भी जिक्र नासिरा जी ने किया। मित्रों, कुछ और बातें हम कर लें। पद्मा जी का जन्म 17 अप्रैल 1940 को पुरमंडल जम्मू में हुआ और जैसे कि चर्चा हुई, इनकी मृत्यु 4 अगस्त 2021 को मुंबई में हुई। अभी नासिरा जी ने उनके साहित्य अकादमी अवार्ड के संबंध में भी बात की, तो उन्हें यह पुरस्कार 1971 में मिला था। दीदी एक बार अपने माइक को जरा म्यूट कर लें। म्यूट कर माइक को म्यूट कर ले। जी जी जी, शुक्रिया। मित्रों, पद्मा सचदेव जी को सन 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ और उसी वर्ष यह पुरस्कार हिंदी में नामवर सिंह जी को उनकी आलोचना पुस्तक कविता के नए प्रतिमान के लिए प्राप्त हुआ था। उसी वर्ष मतलब 1971 में यह पुरस्कार अंग्रेजी के मशहूर लेखक मुल्कराज आनंद जी को उनके उपन्यास मॉर्निंग फेस के लिए मिला था। उर्दू में रशीद अहमद सिद्दीकी जी को उनकी आलोचना पुस्तक गालिब की शख्सियत और शायरी के लिए दिया गया था। पद्मा जी को यह पुरस्कार डोगरी भाषा में लिखित उनकी काव्य कृति मेरी कविता मेरे गीत के लिए दिया गया था और इस पुस्तक की प्रस्तावना रामधारी सिंह
दिनकर जी ने लिखी थी। डोगरी भाषा में जो पुरस्कार साहित्य अकादमी का शुरू हुआ है वह 1970 में शुरू हुआ है। तो दूसरी पुरस्कार विजेता हैं अपनी भाषा की पद्मा सचदेव जी। 1970 में डोगरी में सर्वप्रथम जब यह पुरस्कार शुरू हुआ साहित्य अकादमी के द्वारा, तो यह पुरस्कार नरेंद्र खजूरिया जी को दिया गया उनके कहानी संग्रह नीला अंबर काले बादल के लिए। इस तरह से बाद में पद्मा जी को कई और पुरस्कार मिले। 2001 में पद्मश्री, 2007-8 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कबीर सम्मान, वर्ष 2015 में सरस्वती सम्मान जिसकी भी चर्चा अभी आपने सुनी, और वर्ष 2019 में उन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप भी मिली। इनके अतिरिक्त सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, हिंदी अकादमी का पुरस्कार और अन्य कई पुरस्कार हैं। एक चीज और, जब पद्मा सचदेव जी को यह पुरस्कार मिला जिसकी चर्चा नासरा जी ने की, काफी कम उम्र में उन्हें यह मिला, 31 वर्ष की उम्र में, तो यह सबसे कम उम्र में पुरस्कार पाने वाली महिला रही साहित्य अकादमी की। अमृता प्रीतम, अभी जिन पर हमने कार्यक्रम किया था, उन्हें 1956 में यह पुरस्कार मिला था। तब वे इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली किसी भी भाषा की पहली महिला रचनाकार थी, और पद्मा सचदेव साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाली सबसे कम उम्र की पहली महिला रचनाकार रही। और हिंदी में यह एक दुस्संयोग ही कहिए कि कई ऐसी लेखिकाएं रहीं पूर्व में जिन्हें नहीं मिला। उनमें महादेवी वर्मा भी खास तौर से हैं। जिस लेखिका को पहली बार हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त होता है वह कृष्णा सोबती हैं जिंदगी नामा के लिए, वर्ष 1980। महादेवी वर्मा को यह पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ, हालांकि उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और बाद में महादेवी वर्मा को वर्ष 1971 में साहित्य अकादमी की सदस्यता प्राप्त की हुई थी, और वह इसे ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। तो इस तरह से हमने उनकी कुछ चीजों पर चर्चा की। पद्मा जी लगातार जो हैं वो लोक संगीत से जुड़ी रही, वे खुद लोकगीतों से प्रभावित रही, कई सारे गीत लिखे डोगरी में भी और हिंदी में भी। उनके गीतों को लता मंगेशकर जी ने गाया है। लता मंगेशकर जी से उनके काफी निकट के संबंध रहे, और अभी नासरा जी ने इसकी बात भी की कि कई फिल्मों के लिए भी उन्होंने गीत लिखे हैं। लेकिन जब एक बार रामधारी सिंह दिनकर जी ने उनसे यह कहा कि तुम अच्छी भली कविताएं लिखती हो, तो यह जूते गांठने वाला काम क्यों कर रही हो, उसके बाद उन्होंने गीत लिखना छोड़ दिया। मगर उनके कई सुंदर गीत हैं जो विभिन्न फिल्मों में आए हैं, और इस तरह से उनका एक गीत है प्रेम पर्वत फिल्म में भी उन्होंने गीत लिखी थी, और यह फिल्म 1973 में आई थी। ये नीर कहां से बरसे हैं, ये बदरी कहां से आई है। तो मित्रों, मैं यह गीत नासरा जी की फरमाइश पर और आप लोगों को कुछ तरोताजा करने के लिए, उस वक्त को वापस यहाँ पर रिक्रिएट करने के लिए यह गीत ऑडियो रूप में सुना रहा हूं। इसे सुने, फिर हम लोग कुछ और बात करेंगे। गहरे गहरे नाले गहरे
जी तो जी दीदी कुछ कहें इस पर। बहुत ही अद्भुत गीत, क्या शब्द संयोजन है और लता मंगेशकर जी ने क्या आवाज दी है। मुझसे इस गीत की चर्चा करते हुए पद्मा जी ने कहा था कि उन्हें मतलब कितना अच्छा लगा, डोगरी में भी लता जी ने उनके लिए गाया। और आप जानती हैं कि बाद में उन्होंने लता मंगेशकर पर एक किताब लिखी, ऐसा कहां से लाऊं। मित्रों, यह जो शीर्षक है ऐसा कहां से लाऊं, जो पद्मा सचदेव ने लता मंगेशकर पर एक किताब जो लिखी है, यह मिर्जा गालिब का एक शेर है। आईना क्यों न दूं कि तमाशा कहे जिसे, आईना क्यों न दूं कि तमाशा कहे जिसे, ऐसा कहां से लाऊं कि तुझसा कहे जिसे, ऐसा कहां से लाऊं कि तुझसा कहे जिसे। तो इन दोनों के संबंधों की भी एक अद्भुत व्याख्या है, और यह दोस्ती कितनी दूर तक चलती है। नासरा जी स्वयं इसकी गवाह हैं कि पद्मा सचदेव जी के साथ उनकी मित्रता, हंसी ठिठोली, हास्य व्यंग कितनी परतों में छुपे हुए। जी दीदी कुछ और बात याद आ रही हो तो कहें। बस दो चीजें मैं और भी बताना चाहूंगी कि पद्मा ने अपनी जिंदगी के बारे में छोटी छोटी घटनाएं जो लिखी वो बड़ी मजेदार हैं।
और आप अगर अकेले में पढ़ना है तो आप अकेले में भी हंस सकते हैं। जैसे सुबह को घंटी बजी और ये समझिए दूध वाला आया है और इन्होंने दरवाज़ा खोला और बंद आंखों के साथ भगौना आगे कर दिया, और वहाँ सिंह साहब अपने किसी गायक दोस्त के साथ खड़े थे, बोले पद्मा ये क्या कर रही हो। तो ये सब मासूमियत जो रिश्तों की होती है और इंसान की, उसमें पद्मा कभी झिझकी नहीं। और दूसरी तरफ एक चीज़ उन्होंने कही थी कि मैं काजल लगाती थी, तो सुबह उठ के जब मैं काजल लगाती थी तो और मेरी सास मुझे देखती थी तो कहती थी सज गया चेहरा। ये उस प्यार का है, बड़ी मामूली सी बात है, लेकिन बहरहाल सास ने अगर ऐसा जुमला कहा है तो वो प्यार ही होगा। तो इस तरह की बेशुमार बातें हैं जो आगे और संजीदगी से इनकी लिटरेचर और शख्सियत पे बात होगी। और किताबों की तो शौकीन थी और खूब पढ़ती थी पद्मा, बेतहाशा। और घर में बहुत ज़्यादा किताबों की अलमारियाँ थीं जो हर जगह सजी हुई थी। और एक और दिलचस्प बात इन्होंने बताई थी कि इनके यहाँ नई खाने की मेज़ आई और उस खाने की मेज़ में चहल पहल में सब लोग भूल गए थे कि पुरानी मेज़ कहाँ चली गई। इस बीच में नौकर ने वो पुरानी मेज़ अपने घर में रखवा ली। तो ये सब चीज़ें जो हैं, घटनाएं हैं, वो कई परत और बातें बताती हैं और एक्साइटमेंट भी बताती हैं कि गृहस्थी में कोई नई चीज़ आती है तो कितना अच्छा लगता है। दूसरा ये है कि पद्मा जब बात करती थी लिटरेचर पे तो बहुत संजीदगी से करती थी। वो चुटकुले और वो जिसे कहते हैं हंसी मजाक, वो वहाँ नज़र नहीं आता था। तो मैं सोचती हूँ कि आज पद्मा को हंसी खुशी याद किया गया, सबसे बड़ी बात तो ये है। और पद्मा का चेहरा हम लोगों के सामने सभी के आ गया होगा और इस बात को सब महसूस करते थे कि वो बहुत ही खुलूस से मिलती थी और बहुत गर्मी थी उनकी पूरी बातों में और मिलने मिलाने में। तो अर्पण अगर इसके साथ मुझे इजाज़त दें तो बहुत अच्छा रहेगा। जी जी जी, ठीक है दीदी। एक और चीज जो मैं अपने मित्रों को, अपने कई यहाँ रचनाकार मित्र और साहित्य प्रेमी लोग जुड़े हुए हैं, उनको बतला दूं। मित्रों, ने शुरुआत में ही एक पुस्तक की चर्चा की थी, शब्द मिलावा की, जिसके कार्यक्रम में भी आप गई थी। यह किताब भी पद्मा जी को, अपनी यह किताब काफी प्रिय रही और इसमें उन्होंने पंजाबी में अपनी कविताओं का अनुवाद किया था, जो पंजाबी अकादमी से ही प्रकाशित भी हुआ था। इसमें उन्होंने एक प्रयोग किया था मित्रों, कि अपनी हर कविता के साथ उन्होंने कुछ प्रोज पीस भी दिए थे, जिसमें वे अपनी कविताओं की रचना प्रक्रिया का संकेत करती हुई चलती हैं। यह किताब 1988 में आई थी। पद्मा सचदेव लेखिका तो है ही, एक बेहतरीन अनुवादका भी है। डोगरी से हिंदी में, हिंदी से डोगरी में, अंग्रेजी से हिंदी में कई तरह के उन्होंने अनुवाद किए हैं। अंग्रेजी से डोगरी में स्वयं की भी रचनाओं के और अन्य रचनाओं के, अन्य रचनाकारों के भी अनुवाद उन्होंने किए हैं। तो आज से जो यह एकाग्र शुरू हुआ है, जिसकी शुरुआत आदरणीय नागराज शर्मा जी के माध्यम से हुई, यह कुछ दिन तक चलेगा और हिंदी के, उर्दू के, डोगरी के रचनाकार लोग इसमें शिरकत करेंगे और संगीत से भी जुड़े कुछ लोग आएंगे और उनके अलग अलग पक्षों पर हम चर्चा करेंगे। आप सभी लोग इस कार्यक्रम में जुड़े, आप सभी का धन्यवाद। और एक बार दीदी, जिन मित्रों की प्रतिक्रियाएं मिली हैं उनके नाम ले लूं, उसके बाद हम लोग कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। शुरू से ही नाम लेता हूं। हमारे साथ प्रज्ञा शुक्ला जी, कविता पंत जी, चंद्रेश्वर जी, प्रभा मिश्रा जी, महेंद्र रंगा जी, आनंद पंडित जी, आनंदिता शर्मा जी,
सरोजनी कौशिक जी, स्मिता शर्मा, जयश्री पुरवार, उर्मिला शिरीष, गीता श्री, विजया सती, स्मिता शर्मा, किरण कुमार मोदक, चंद्रकांता, शेफाली चौबे, मधु मेहता, वंदना गुप्ता, प्रज्ञा रोहिणी, शाहनाज, फातिमी, मधु मेहता आदि तमाम लोग जुड़े जिनकी प्रतिक्रियाएं मिली। कई मित्रगण हमें देख रहे हैं और उन सभी का भी धन्यवाद, क्योंकि इस प्रणाली में मैं अभी यहाँ पर सिर्फ कमेंट्स देख रहा हूं, इसलिए उनके ही नाम लिए। आप सभी लोगों के स्नेह के कारण ही ये कार्यक्रम चल रहे हैं और एक एक करके हम लोग अलग अलग पक्षों पर चर्चा करते हैं। नासरा जी, आज आप आई। बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने किस तरह से इंस्पायर करके मुझको आज का प्रोग्राम करा दिया, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे सुना। जी आभार। और कल पुनः मिलते हैं मित्रों एक नए वक्ता के साथ, और पद्मा सचदेव जी के कुछ अन्य पक्षों पर चर्चा होगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि।